So guys, you can ask जो questions है आपके. So first I'll take the Vijit Srivastava. His question that कि 20 में मेजर क्या होता है जो हार्मोन लेवल का ऑप्टिमम है. Of course ऑप्टिमम मेजर करने के लिए फर्स्ट इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स टू और आपका लाइफस्टाइल जो बचपन से आपका 20 तक रहा है, क्योंकि 20 तक आपके बॉडी में मोस्टली 16-18 तक आपके बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ हार्मोन रोल प्ले, तो उसकी वजह से रिकवरी जो है वो डिपेंडेबल अदर हार्मोन्स पे ज्यादा रिलाई नहीं होती है. बट जैसे ग्रोथ हार्मोन डिप्लीट होना स्टार्ट होता है एंड देन ऑफ कोर्स कुछ समय के बाद इट्स प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद होता है. ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद होता है. आफ्टर 20 इट्स रिक्वायर्ड, उसी समय पे ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होगा. तो टेस्टोस्टेरोन डिपेंड करता है कि आपका थ्रू आउट लाइफस्टाइल क्या था. एंड देन ऑफ कोर्स द सेकंड पार्ट है कि आपको उसका ब्लड टेस्ट ही करना पड़ेगा. उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो हर किसी का एक सेम हो सकता है. बट एवरेज 800 होना चाहिए मिनिमम. अगर वो नहीं है तो अगेन दैट्स अलार्मिंग फॉर यू. तो आपने देखा रहेगा कि आपके 26-27 ईयर्स के जो मतलब कलीग्स है वो ओल्डर दिखते हैं, लाइक दे लुक लाइक 30-35, but they are 22, 23, 25, 26 just because of the hormone imbalance. और क्वेश्चंस क्या थे guys? You can post it again if you posted earlier, so that is beneficial for me to understand. Does antipsychotic medicine cause high level of cortisol? Yes, डिपेंड्स करता है कि आप जितने भी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हो उससे उससे कोई भी मेडिकेशन आपका कोर्टिसोल रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ ट्रिगर हार्मोन. अगेन सोनाली ऑलरेडी मेंशन दैट कि आपका फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल्स डिपेंड्स है. आपका शॉर्ट समय के लिए आपका वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो हार्मोन रिलीज करके या फिर उसको डिप्राइव करके, बट आपको लॉन्ग टर्म में कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा. कोर्टिसोल रिलीज करने के लिए इट्स वेरी बेसिक, इट्स जस्ट हार्मोन, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है. अगर आप ओवर थिंक करते हो, लैक ऑफ स्लीप होता है, तभी आपका बॉडी अलार्मिंग सिचुएशन में चला जाता है. उस समय पे आपका बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है. इट्स नॉट अ बैड दो, बट बॉडी बैलेंस करना आपको आना चाहिए. दैट्स व्हाई रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन और स्लीप ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका कोर्टिसोल आपके बॉडी पे हार्म ना करे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको कोर्टिसोल अगर हार्मोन अगर पूरी तरीके से शट हो जाए, दैट्स अगेन वेरी बैड फॉर योर बॉडी, क्योंकि अलार्म सिचुएशन बॉडी क्रिएट करेगा ही नहीं. So there is one more question by one of the members, Dimple Nimani. She's asked, what if your cholesterol is high? Can you eat ghee then? Again, cholesterol, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में वर्क कैसे करता है. अगर आप ऑप्टिमम कोलेस्ट्रॉल बाहर से कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो बॉडी अगेन उसको प्रोड्यूस करेगा. जब प्रोड्यूस करेगा तो उसका कोई कैलकुलेशन या रेशियो नहीं है. हाउ मेनी पीपल कंज्यूम घी, बटर, कोकोनट ऑयल एंड देन ओमेगा 3 इन देयर डाइट, या फिर गुड फिश. ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन तो ये दूर दूर तक कोई खाता नहीं है. घी या फिर कंजम्पशन थोड़ा बहुत होता होगा, बट नॉट द ऑप्टिमम. तब उनका भी कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई होता है? जस्ट बिकॉज आपका बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और जब बॉडी प्रोड्यूस करेगा तब ये प्रॉब्लम आता है. कोलेस्ट्रॉल के लेवल होता है आपका एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल विच इज कैरियर. तो आपका एलडीएल रेशियो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो हाईली अमाउंट में बॉडी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज बॉडी रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. तो उसका अगर आप घी, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड फैट, अगर उसके साथ ऑलिव ऑयल या फिर ओमेगा 3 के कंज्यूम करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्रॉप होगा. बट अलोंग विद अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपका फैट ड्रॉप हो जाएगा तो ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड रेशियो आपका कम होता है, तो आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ है. द बेस्ट सुपर फूड इट्स एग्स, ऑफ कोर्स व्हेन कम्स टू द लोअर डाउन योर कोलेस्ट्रॉल इंस्टेंटली. तो घी से ऑफ कोर्स इट्स बेनिफिशियल, आपका इससे कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता है. अगर आपका हाई होगा तो विच इज एलडीएल, जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये दैट इज अ गुड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल. The next. Thank you, sir. Thank you very much. Then there's Vaibhav who said that I have sleep issue since childhood. Is it again due to the hormonal imbalance? See, sleep cycle, how it works, it's I'll dig down into the, because mostly लोगों का ये problem होता ही है sleep. When it comes to sleep, current scenarios में
100 में से 50 मिनिमम हाथ खड़े हो जाएंगे कि मेरा स्लीप नहीं होगा। अभी स्लीप क्या है? आपका जब भी बॉडी ओवर एग्जॉस्टेड होता है या फिर उसको रिपेयरिंग की किसी भी मोमेंट पे नीड होती है, तो बॉडी आपका अलार्म सिग्नल क्रिएट कर देता है। वो नाइट हो दिन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी वो अलार्म सिग्नल क्रिएट कर ही देता है। जैसे नाइट शिफ्ट करते तो ऐसा नहीं हो कि वो दिन में नहीं सो सकते। बॉडी अलार्म सिचुएशन क्रिएट करने के बाद बॉडी रैपिड मूवमेंट और नॉन रैपिड मूवमेंट में वर्क करता है। रैपिड मूवमेंट क्या होता है कि आपको आपकी नींद बहुत समय पे कच्ची रहेगी 1 आवर, और हाफ एन आवर जो है आपका बहुत गहरी नींद होगी जहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा आजू बाजू में क्या हुआ है। आप अगेन रैपिड मूवमेंट पे चले जाते हो और नॉन रैपिड मूवमेंट पे चले जाते हो। इस साइकिल को 4 साइकिल्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई 1.5 आवर का 1 साइकिल होता है। तो 4 साइकिल्स को कंसिडर किया जाता है कि आपका मिनिमम अडल्ट 6 आवर्स स्लीप जरूरी है। व्हाई 6 आवर्स? बिकॉज नोबडी आस्क्ड क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके 4 साइकिल्स कंप्लीट होना जरूरी है रैपिड और नॉन रैपिड मूवमेंट के लिए। अगर आपका स्लीप साइकिल पहले से ही बचपन से ही अगर आपका खराब है, तो आपके हार्मोनल लेवल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर वो लेवल बैलेंस नहीं है, तो बॉडी आपका मैक्सिमम अलार्म सिचुएशन क्रिएट करता है इंटरनली, और उस पर आपका वाटर बैलेंस आएगा, प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी में प्रोटीन कितना स्टोरेज हो रहा है वो चेक होगा। आपका आप जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हो वो चेक होगा। आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है क्या नहीं वो चेक होना चाहिए। इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर जिसको कवर कर सकता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि स्लीप साइकिल क्यों वर्क होता है, कैसे वर्क होता है। अगर उसका ड्रॉबैक है तो हार्मोन इम्बैलेंस इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगेन आपका बॉडी 3 डिवाइड इसमें होगा। फर्स्ट, अगर आपका वर्कआउट और खाना अच्छा है, बॉडी आपका धीरे धीरे स्लीप साइकिल इंप्रूव कर ही देगा, देयर इज नो डाउट, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। अगर आपका डेली वर्कआउट करो, न्यूट्रिशन बैलेंस करो, बॉडी ऑटोमेटिकली स्लीप करना ही है। हाँ, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे अगर मेडिकल कंडीशन है तो ऑफ कोर्स उसको डॉक्टर से विजिट करना है, एंड देन या फिर बेस्ट न्यूट्रिशन या फिर एक्सपर्ट से चेक करो कि आपका अगर वो बैलेंस होने के बाद भी देयर आर वेरी फ्यू सिनेरियो जो इंसोमेनिया पीपल टॉक अबाउट इट, जस्ट बिकॉज ऑफ द आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से मैक्सिमम कॉज आता है। आई होप इट्स क्लियर। Thank you, sir. And Nitin, you've raised your hand. Would you like to go ahead and ask your question? Nitin? Yes, ma'am. Yes, yes. Please go ahead. Please go ahead. मुझे ये पूछना था कि वाइल्ड फिट का ब्रांच आंबेगांव, बुद्रुक और कात्रज एरिया में कब होगा? सर ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, बट आई वाइल्ड फिट में कुछ आपको बेसिक टर्म्स बताता हूँ। ऑफ कोर्स वाइल्ड फिट ये रिसर्च बेस्ड सेंटर क्रिएट है, इसका एक्सपर्टीज मिलना बहुत डिफिकल्ट है, और एक्सपर्टीज को क्रिएट करने में इट विल टेक ऑलमोस्ट 6 months। सो वी ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे वहां पे आने तक, तो इसका मोर इनसाइट्स आपको वर्षा बता देगी कब हो सकता है क्या है। सो थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट या Varsha will give the best answer for this. Yeah, we'll definitely connect Nitin on this, and I'll definitely provide you the exact information. But Vijit sir had a question. Vijit sir ने यहाँ पे mention कर रखा है। Vijit sir, आप पूछ सकते हैं directly. You can go ahead and ask the question that you had. The question was all these hormones that we talked about, be it the male or Right. female labels, how often should we measure these Can you repeat in it order to again? control these? Which hormone you're talking about? How often any hormone, Okay. male or female, how often should we measure these in order to control these? Minimum 3 months it's Is needed there if you a work. cycle? Right. Minimum 3 months you can check after 3 months if you're working out on daily basis. If you're not working out or not balancing any diet, of course 6 months is enough, because आप वो बैक टू बैक चेक करने से कोई इनहांस नहीं होगा, बट इस डिप्राइव होगा। अगर डिप्राइव होगा तो अगेन बॉडी कोर्टिसोल जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा क्रिएट करेगा। अगर आप आपके नंबर लो जाते समय देखते हो तो इट्स अगेन अलार्म सिचुएशन कंसिडर करते हो, क्योंकि आपका बॉडी का पहले का नंबर आपको पता है। लेट्स टॉक अबाउट कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आपका वेट 80 था और 1 मंथ के बाद भी 80 है, दैट्स 80 नंबर अफेक्ट्स इन योर ब्रेन। ये आपके बॉडी के लिए आपको बीसीए करना पड़ेगा कि इनसाइट्स क्या हुआ है। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो 3 months इज गुड। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो एनी विच वो इंप्रूव नहीं होने वाला है। वर्कआउट बैलेंस डाइट नहीं कर रहे हो तो वो इंप्रूव होने वाला ही नहीं है। दैट्स डिपेंड्स ऑन योर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ऑफन चेक करते हो।
बट अगर इम्प्रोवाइजेशन के लिए अगर आप वर्कआउट बैलेंस करें तो यू कैन चेक आफ्टर 3 months. Hope Vijit sir, it's clear your doubt. Vijit sir, you've got your answer, and now I think we will move on with the next question. We've got a question from Prachi. She says, what if we miss the oral hormonal medication some days? Does it cause any harm? Regarding oral, which medication? I think this is in regards to PCOS. PCOS and thyroxine both. Okay. See, PCOS and thyroxine आपका जो हार्मोन अगर आप मेडिकेशन स्टॉप करते हो तो वी नीड टू चेक कि डॉक्टर अगेन फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स के कुछ पार्ट्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. डिपेंड, फ्यू डॉक्टर्स दे प्रिस्क्राइब न्यूट्रास्यूटिकल्स टू, तो वो हार्म नहीं करेंगे. बट कम्स टू फार्मास्यूटिकल, इट्स मोस्टली मेड ऑफ, जैसे कि थायरोक्सिन के लेवल्स होता है कि उसका कितना एमजी आप डोसेस ले रहे हो, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, तो वो इटसेल्फ हार्मोन है और बॉडी बेसिक तरीके से वर्क करता है. एक्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल इज गुड टू कंज्यूम फ्रॉम आउटसाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो, ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है जो आपके आउटसाइड कंज्यूम करने के बाद वो इनहांस कवर करेगा. थायराइड ये अगेन रोल प्ले करता है आपका हार्मोन जो आपका मेटाबॉलिक लेवल के लिए इनहांसमेंट करता है. इनिशियल पे जैसे सोनाली ने प्रिस्क्राइब किया था कि हाइपोथैलेमस होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है, उसके बाद आपको थायराइड ग्लैंड को सिग्नल जाता है. तो आप जब भी टेस्ट करते हो डॉक्टर के पास, बिफोर टेस्ट अगर आपका थायराइड लेवल कहीं पे भी दिखता है तो मेक श्योर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है. तो डॉक्टर जस्ट प्री अज्यूम्ड दैट इट्स नॉट अबाउट अ टेस्ट. आप कभी भी थायरोक्सिन टेस्ट ज्यादातर नहीं करते. वी हैव कम अक्रॉस विद अ फ्यू केसेस जो थायराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने के बाद दे आस्क्ड टू चेक योर थायराइड लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ वेट बैलेंस करने के लिए पीपल डू, और उसमें अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस आता है तो दे प्रिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. बट बिफोर दैट इफ यू गो विद द न्यूट्रिशनिस्ट और एनी काइंड ऑफ डाइटिशियन, तो वहां पे आपका थायराइड बैलेंस हो सकता है बिफोर गो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले. वंस यू स्टार्ट मेडिकेशन, दोज आर प्योरली हार्मोन. अगर आप कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे तो बॉडी उतना हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा. दैट्स व्हाई अगर आप देखते हो तो कभी कभी डॉक्टर आपका हार्मोन लेवल कम भी कर देते हैं. आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर चुके हो, डाइट आपका बैलेंस हो रहा है, अगर आप चेक करते हो तो आपका जो डोसेस है 50 mg से लेकर 25 mg को कम कर देते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका बॉडी हील करना स्टार्ट कर चुका है खुद के लिए. तो इट्स फॉर एवरीवन. अगर आपको लगता है बिफोर गोइंग मूव इनटू द थायराइड मेडिकेशन, डोंट गो, डायरेक्टली स्टार्ट विद बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज. और अगर 3 महीने के बाद वापस चेक कर सकते हो तो आई बिलीव दैट कि आपका थायराइड आपको लेने की जरूरत नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग मेडिकेशन. अगर मेडिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं और लाइक इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर, तो तब कैसे रिवर्स कर सकते हैं? अब ये पर्सनल पूरे मेडिकल डेटा चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरत है, क्योंकि अगर when comes to the in your scenarios I need few reports too. After 3 months I will as I said कि हम वापस चेक करेंगे कि आपको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है. बट बिफोर स्टॉप मेडिकेशंस, of course I nutrition we personally need to touch with the doctor too. Okay. Can directly without once they start we don't know the conditions. तो उनके कंसल्ट में रहने के बावजूद भी हमें बात करना पड़ेगा कि कैन वी स्टॉप फॉर द फ्यू मोमेंट्स. इन माय अर्लियर केसेस आपको ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहां पे हमने क्लाइंट को 100% थायराइड हार्मोन से दूर किया है व्हेन कम्स थायराइड डायबिटिक टू. बट इट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन. ओके. बट ऑफ कोर्स डॉक्टर के कंसल्ट रिक्वायरमेंट है व्हेन कम्स टू द बिलो 25. वो तो कोई मेडिकेशन बहुत कम कंपनी बनाती है, बट स्टिल उससे कम जाने के लिए वी नीड अ डॉक्टर कंसल्टेशन. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Prachi ma'am. So the next question would be from Komal ma'am. Komal ma'am, आपने हाथ raise किया है. Can you please go ahead and ask your question? Yeah, sure. Thank you. I have a question. It's a myth or fact, I don't know. I have a question on that. कि जैसे हमारा weight बढ़ता है, that impacts on our period health.
लाइक जैसे कि अगर हमारा मंथली पीरियड है, टाइम पे आता है, लेकिन जो ब्लड जाना चाहिए लाइक 4 days और 3 days, वट एवर इट इज, अगर वो लाइक वेट उस पे इम्पैक्ट करता है और नहीं करता है, दैट इज माई क्वेश्चन। बिकॉज सम पीपल आर सेइंग लाइक कि जब हमारा वेट बढ़ता है देन पीरियड हेल्थ इज ऑल्सो लाइक खराब हो जाता है हमारा पीरियड साइकिल सब। Sure. अभी लेट्स से व्हेन कम्स टू द वेट गेन होना, तो अगेन वी नीड टू चेक कि आपका वेट किस बैलेंस में चेक गेन हो रहा है, फैट में गेन हो रहा है या फिर ओवरऑल मसल मास और हेल्दी वेट गेन हो रहा है। अगर आपका फैट गेन हो रहा है तो एक सर्टन रेशो के बाद ऑफ कोर्स बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स होने ही है, क्योंकि अभी लेट्स से कि अगर आप 10 kg का बेसिक एग्जांपल आई विल शेयर विद एवरीवन, अगर आप 10 kg प्लेट 10 kg वेट अगर अपने हाथ पे होल्ड करते हो तो कितने समय तक होल्ड कर पाते हो? 5 minutes, 10 minutes, depend 2 minutes. It's just I'm talking about a 10 kg extra. जब आप आपका BCA लेवल चेक करते हो तो वहां पे आपको क्लियर सिग्निफिकेंट किया जाता है कि बॉस आप 20 kg ड्रॉप करो, तो 20 kg जो एक्स्ट्रा वेट है वो बॉडी कैरी कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गन पे ही पड़ेगा। तो ऑर्गन पे इम्पैक्ट होने के बाद हार्मोन उस तरीके से उसका प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो किसी को डायबिटीज, किसी को पीसीओएस के सिम्टम्स आपको फील होंगे। एंड देन व्हेन कम्स टू द पीरियड्स के रिलेटेड अगेन इज पीसीओएस पीसीओडी, जहां पे अभी अर्ली एजेस 10 12 13 14 को भी ये बेसिक स्टार्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स एंड रॉन्ग फूड हैबिट्स। तो ऑफ कोर्स इसका वेट गेन के साथ, स्पेशली फैट गेन के साथ इसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि आपका बॉडी ठीक से ब्लड रेगुलेशन भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। इट्स अगेन नॉट विद एवरीवन, क्योंकि किसी का जेनेटिक लेवल पे या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकता है या फिर किसी का बॉडी उतना बेरेबल है, तो डिपेंड करता है कि वो कितना डिले हो सकता है, बट वो होगा कंफर्म, किसी ना किसी रेशो में वो आएगा। इट्स नॉट अबाउट द पीरियड्स, बट डायबिटिक हो सकता है या फिर अदर सिम्टम्स, लीवर फैटी लीवर की तरफ से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की तरफ से हो सकता है, नॉट रिलेटेड। Thank you, Kamal ma'am. Great, thank you, ma'am. Thank you for asking a question. I think it must have helped a lot of other audiences as well. So there's a question from Karan Sahai. Karan, are you here in this webinar? Are you present right now? Karan has said that I am on a good diet and I exercise. Yes. So Karan, you can go ahead and ask of the question. I'll be able to answer it. So the question is basically like I exercise a lot and diet is also good and sleep is also good, but I don't know, like I have actually a hormone little bit problem from like childhood, but my chest is not whatever I do, it's like not happening only, like muscles are not growing properly or not, I don't know. So basically what's happened, like everything is everything is going smoothly, but what basically is happening, like I'm not getting any results out of it, like the fat is still growing and the weight is not going up and not coming down. So Karan, can you अभी currently आपका एज कौन से कैटेगरी में फॉल हो रहा है? 20 30 30 40 30। So again first level of decline, of course वहाँ पे रेशो क्रिएट होता है, but not sure about the exact situation कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, बिकॉज आई नीड टू प्रेफर योर वर्कआउट पैटर्न टू एंड देन डाइट पैटर्न टू बिफोर कंक्लूजन कि आपका हार्मोन ही बैलेंस नहीं है। ये डायरेक्टली आई कांट से राइट नाउ व्हेन कम्स टू द योर सिनेरियोज। फर्स्ट फॉर द माय ओपिनियन आई नीड टू वैलिडेट योर जो भी आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो और आप जो वर्कआउट पैटर्न या फिर वर्कआउट रिजिम फॉलो कर रहे हो, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर, अगर क्योंकि मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस ही होगा, उसके लिए अगेन टेस्ट हमको करने के पड़ेंगे। अगर फ्यू टेस्ट के बाद अगर वो रिपोर्ट मेरे पास आते हैं देन आई कैन श्योरली टेल यू दैट कि 100% इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तभी मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दे पाऊंगा इन योर सिनेरियोज। बट ओवरऑल सिनेरियोज होता क्या है कि आई पर्सनली बिलीव ऑन द बीसीए, क्योंकि आप बीसीए या फिर आप कभी रेशो चेक करो कि अगर आपका बॉडी शेप वाइज चेंज हो रहा है कि नहीं, आपका एब्डोमिनल एरिया कम हो रहा है जहाँ पे आपका मसल मास इनहांस हो रहा है,
वो आप चेक करो, जहाँ पे वी ऑफ कोर्स रिलाई ऑन दैट टू आपका वेट मेजर, आपका बॉडी मेजरमेंट। बट अगर आप बॉडी मेजरमेंट आप ठीक से नहीं ले पा रहे हो तो अनदर ऑप्शन आपका आता है बीसीए लेवल। बीसीए लेवल ये सिस्टम 90 to 95% एक्यूरेट है। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग बेट, नथिंग से अलावा कुछ आपका बेटर है, जहाँ पे यू कैन मेजरमेंट योर बॉडी टाइप या फिर आपका बॉडी वेट और आपका वेट किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो आप अगर बीसीए करते हो तो तभी हर बीसीए में पता चलेगा कि आपका बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है या फिर आपका मसल मास ड्रॉप हो रहा है या फिर आपका मसल मास ड्रॉप होके फैट इनहांस हो रहा है। तो ये कुछ रेशोज है जो मेजर करते हैं कि आपका डाइट और वर्कआउट किस पैटर्न में होना चाहिए व्हेन कम्स टू द वेट स्ट्रक की जहाँ पे सिचुएशन आती है, अगर बॉडी शेप भी चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। एंड देन वी कैन टेल द रैंडम कि आपका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा व्हेन कम्स टू द एवरीवन सिनेरियोस। बट योर सिनेरियोस प्लीज कनेक्ट विद वर्षा या फिर समवन विल कनेक्ट विद यू कि आपके केसेस रिपोर्ट विल चेक एंड देन ऑफ कोर्स पर्सनली विल कनेक्ट टू यू। हाँ, वही एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि पहले फॉर फ्यू डेज इट शोज द मसल्स एंड देन आफ्टर फ्यू डेज द मसल्स आर डिसअपियर्ड एंड इट कम्स इनटू फैट। मसल फैट में कन्वर्ट नहीं होता है फर्स्ट, क्योंकि मसल अमीनो एसिड आपका बॉडी फर्स्ट सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन करेगा एज एनर्जी अगर आप अवेलेबल है तो। फैट से सेकेंड सोर्स डिपेंड ऑन योर डाइट पैटर्न टू, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ट्रेनिंग आपका पैटर्न अगेन रिजिम चेक करना पड़ेगा अगर आप ओवर ट्रेन बॉडी हो रहा है, दैट नॉट श्योर अबाउट बट जस्ट एक रैंडम सिम्टम्स और आपका मैक्सिमम होता है ओवर ट्रेन होता है तो फिर जो ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल आपके अमीनो एसिड्स है तो बॉडी फर्स्ट उसको यूटिलाइज करेगा, देन आपका फूड ग्लाइकोजन यूटिलाइज करेगा, फिर देन फैट लॉस यूटिलाइज करेगा। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस इस तरीके से फॉलो होता है। डायरेक्टली बॉडी फैट को एक्सपर्टाइज करने के लिए आपके बॉडी में एल कार्निटिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ कोर्स। अगर आपके बॉडी में सफिशिएंट एल कार्निटिन है तो बॉडी फैट का डिपोजिशन डायरेक्टली आपके मिटोकॉन्ड्रिया फिर सेल तक कर सकता है जहां पे वो एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है। अगर आपका एल कार्निटिन का लेवल भी बहुत कम है तो फिर आपका फैट यूटिलाइजेशन बहुत स्लो होगा, क्योंकि आपने ओवर ट्रेन कर चुके हैं, आप बॉडी में अमीनो एसिड पहले से अवेलेबल है जो रिपेयर नहीं है, एंड देन आपका ग्लाइकोजन जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो वो भी है। तो अगेन इन पर्सनल सिनेरियोस ऑफ कोर्स वी पर्सनली टच विद यू एंड देन आई विल गिव यू द 100% आंसर आपके सिनेरियो में क्या बेटर हो सकता है। Correct. So Karan, yes, we'll be connecting with you personally. One of our consultants will get in touch with you and we'll make sure that this entire fact about your health, what's the ongoing problem, we'll definitely try to address it personally. Thank you very much for asking and I hope that you found your answer and Yes. we'll be connecting definitely shortly. Thank you, Karan. Thank you. So we've got one more question here. Quickly, let's address that with moving on to the closing end. So Amruta ma'am has asked how to measure correct amount of fat to be consumed in diet. I eat ghee, coconut oil, avocado, eggs, all good fats, but unsure of the right amount. राइट अमाउंट डिपेंड करता है कि आप क्या रिजिम फॉलो कर रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ रिजिम व्हेन कम्स टू द फॉलोइंग। कोई हाई फैट डाइट फॉलो करता है उसका अलग पैटर्न है, कोई लो फैट डाइट फॉलो करता है उसका अलग है, कोई मेटाबॉलिक इनहांसमेंट करता है उसका पैटर्न है। बट कंजम्पशंस वो डायरेक्टली आई कांट से डायरेक्टली कि आप 30 ग्राम कर लो, इट्स अनफेयर टू यू। अगेन आई नीड टू चेक योर एवरी रूटीन, बॉडी चेक, आपका स्ट्रेंथ लेवल एंड देन आप किस पैटर्न पे सूट करते हो, मतलब आपका सराउंडिंग फूड किस तरीके से है। इट्स मोर टुवर्ड्स द कार्बोहाइड्रेट, इट मोर टुवर्ड्स द प्रोटीन, और आपका गोल क्या है। उस कंडीशन में फैट का रेशो कंसिडरेशन बताया जा सकता है, बट ओवरऑल सिनेरियोज में ऑफ कोर्स देयर इज नो हार्म व्हेन कम्स टू द हेल्थ। आप कितना भी घी कंज्यूम करो, रेशो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 ग्राम तक तो रखो, इन पर्सनली माय ओपिनियन। उससे ज्यादा करते तो डिपेंड ऑन द डाइट पैटर्न यू फॉलोइंग। डोंट नॉट अबाउट घी, आई एम ओवरऑल टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ऑफ गुड फैट। वो घी से लेते हो, ऑलिव ऑयल से लेते हो, एक योग से लेते हो, आपके कोकोनट ऑयल से लेते हो, 30 to 50 ग्राम मिनिमम आप मेंटेन रखो, दैट इज द गुड फॉर द योर हेल्थ। Thank you, sir. I think you've answered the question really well. There's one more question. Megha ma'am writes that after trying for many months, is my body stopped same? Yeah. Sure, Mega ma'am, I'll give you answer. L-carnitine, it's a supplement.
it's a replacement of food too, or body produced of course for the fat transportation. जो फैट सेल्स का जो फैट सेल्स नहीं, आपके ट्राइग्लिसराइड में जो फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एल कार्निटिन के थ्रू ही होता है। उसके बाद वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पावर्स में जाता है एंड देन एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है। अगर आप उसको बाहर से कंज्यूम इसलिए किया जा रहा है कि आपका जो फैट लॉस प्रोसेस में इनफ एल कार्निटिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। There's a various factor, depend on the age, depend on the workout, आप इंटेंसिटीज अच्छे से कर रहे हो, आपका बॉडी रिपेयरिंग अच्छे से कर रहा है, या फिर लास्ट स्टेज का फैट है ड्यू टू आपको स्ट्रेस की वजह से फैट ड्रॉप नहीं हो रहा है। There's a various scenario. अगर आप कभी भी ये सप्लीमेंट बंद कर देते हो, इसके बॉडी पे कोई हार्म नहीं है, आपका कोई नेचुरल प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ सिग्नल और कोई हार्मोन नहीं है, ये बॉडी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट उसका अमाउंट लेवल उतना ही होगा जितना आपका पहले का है या फिर ऑप्टिमम लेवल पे जा सकता है। ऐसे कोई साइंस नहीं कि आपका बॉडी हमेशा के लिए उसको बंद कर देगा। इन माय ओन सिनेरियोज मैंने लास्ट 4 मंथ एल कार्निटिन लिया, 1-2 मंथ मैं स्टॉप करता तो मेरा बॉडी कोई ड्रास्टिक चेंज क्रिएट नहीं करता है। अगर इफ आई वांटेड टू डू द मोर एक्सरसाइज एंड देन मोर फैट लॉस रूटीन, देन इन सिनेरियोज अब मेरा फैट लॉस के यूटिलाइजेशन पे आई टेक अ डोसेस, बट स्टिल इट्स कॉमन सिनेरियो। अगर आप फैट लॉस एक्सपीडिएट तभी हो सकता है जब आपका डोसेस 2500 mg रहेगा, लेस देन दैट 1500 mg, लेस देन दैट आपको बॉडी एल कार्निटिन उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी स्टडीज रिसर्च पेपर चेक करते हो, दे ऑलवेज advise you that for the optimum level sports enhancement, your best version of yourself, start taking L-carnitine because it's enhance your endurance level and then other activity too. Hope I clear your doubt, man. Great, thank you, sir. I think Megha ma'am has got her answer. There's a question from Swabab. He's written, what is impact of intermittent fasting, 16 hours fasting every day or weekly once, 24 hours fasting? Is this just caloric restrictions or there are other benefits for the body for fasting? So I'll cover thoda deeply because there is a lot of myths around intermittent fasting. People don't know how to do it first, and a lot of experts don't know how to expedite it. क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ये कंसिडर करो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। डू एनी काइंड ऑफ फास्टिंग, बट आप डायरेक्टली कैलोरी को जो आपके आरडी अलाउंसेस है, डाइटरी रेगुलेटरी अलाउंसेस जो भी आपके है, तो उसको आप कभी कम नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपका कंजम्पशन 2000 किलो कैलोरीज का है, आप सोचोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं मैं, 2000 किलो कैलोरी को डायरेक्टली 500 किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दूंगा, 1000 किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दूंगा। बॉडी उसी तरीके से भी वर्क नहीं करता। इट्स अ प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस में स्लोली एंटर करना पड़ेगा। हाउ? क्योंकि अगर आपका बॉडी कैलकुलेशन पे 35 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा बॉडी इजीली कंज्यूम नहीं कर पाएगा या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इनिशियल स्टेज पे। कभी कभी आपको 40 ग्राम तक कर सकते हो, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी का डाइजेशन लेवल भी एक है। ऐसा नहीं कि आप स्टमक में 1 किलो डाल दोगे और बॉडी उसको प्रोसीड करेगा डायरेक्टली। बॉडी इस तरीके से प्रोसीड नहीं करता है। तो ऑफकोर्स द बेस्ट वे, तो आपको धीरे से उस प्रोसेस में इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। आपका कैलोरी काउंट जो है एक मील में मैक्सिमम लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि 800 कैलोरी, 1000 कैलोरी। देन आप स्लोली फैट इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा सकते हो। आई हैव सीन पीपल सुबह 2 चपाती खाएंगे दाल चावल रोटी, और शाम को 2 चपाती दाल चावल रोटी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन, एंड दे सेज इट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। नो, दिस इज द हाईली फैट काइंड ऑफ डाइट जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको वेइंग स्केल पे दिखाएगा, नॉट योर बेनिफिशियल मसल मास हार्मोन ग्रोथ की तरफ, बट ये आपका ड्रॉबैक इससे बहुत ज्यादा है। इनिशियल 1-2 मंथ यू फील गुड अबाउट इट, बट इफ यू डू इट इन राइट वे तो इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो एक एक्सपर्ट ही आपका वो पूरा साइकिल प्लान कर सकता है एंड देन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में एनहांसमेंट कर सकता है। अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट ये होता है कि आपके बॉडी में अगर जैसे कि फूड कंज्यूम करने के बाद लीवर या फिर अलग किडनीज अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो डाइजेशन लेवल प्रोसेस होगा, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, देन आपके सेल्स को वो एनर्जी और रिपेयरिंग के बेसिस पे अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा। बट वो फंक्शन तभी अच्छे से हो पाता है जब आपका रेगुलर अलाउंसेस मीट हो। अगर वो रेगुलर अलाउंसेस मीट ही नहीं हो रहा है, देन इट्स ड्रॉबैक। बहुत सारे ये भी क्लेम करेंगे कि मेरा मसल मास इससे कम नहीं होगा, तो इससे बढ़ेगा भी नहीं। कम इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका
जेनेटिक एज थ्रेशोल्ड आपने वहां पे ड्रॉप किया, लेट से आपका 30 से बेर मिनिमम आपका मसल मास होता है, तो उतना ही रहेगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में इट्स प्रूवन दैट कि मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, बट नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो ऑफ कोर्स इट्स गुड बैड बोथ, डिपेंड ऑन द आप किस तरीके से उस रिजीम में फॉल करते हो. आई हैव सीन मेनी पीपल, उन्होंने फास्टिंग किया है 15-20 दिन, उनको दे फील गुड अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ उनका ग्लाइकोजन लेवल, वेट थोड़ा रिडक्शन हुआ है, वेट बॉडी रिडक्शन करने के बाद इट्स फील गुड, बट आपके बॉडी में लॉट ऑफ चेंजेस नहीं आएंगे. अगर कुछ एक्सपर्ट ने डिजाइन किया तो दैट इज गुड, इट्स डिपेंड कि हाउ इट वर्क्स फॉर यू, बट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट व्हेन कम्स टू द इंटरमिटेंट फास्टिंग. Okay, thank you, sir. Swabhab, if you're here, you like to hear it from you. If the answer was satisfactory, would you like to add? Oh yeah, thank you so much for the answer. I think I got what I was looking for. Thank you. Okay, thank you, Swabhab. Thank you for asking. And I think we would be wrapping up with the last question that we have here. Prachi has asked that are fruits bad in fat loss journey? What would you say to this, sir? Which food? Are fruits bad in fat loss journey? Same, I don't find such. Again depends कि आप कितने कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और कौन से फूड फ्रूट्स किस मोमेंट पे कंज्यूम कर रहे हो. अगर आपका कैलोरी डेंस फ्रूट है लाइक मैंगो, या फिर आप हेवी कैलोरी फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे आपको 800-900 कैलोरी उससे ही आप फुलफिल कर रहे हो, देन तो फैट लॉस जर्नी में वो आपको हेल्प करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंगो सीजन है, मोस्ट ऑफ द हैविंग डाउट अराउंड दैट ओनली. बट अगर आप लाइट कैलोरीज के फ्रूट कंज्यूम करते हो, अगर आपके न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हो कि बेसिस ऑन द डाइट कैन यू गाइस मतलब इंक्लूड, तो ऑफ कोर्स दैट इज बेनिफिशियल. व्हेन सम सिनेरियोज जिनका बॉडी अगर लेट्स से कि आपका यूरिक एसिड है या फिर इंसुलिन लेवल ज्यादा हाइक हो रहा है, तो उन सिनेरियो में सम ऑफ टाइम इट्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि इट्स रिलीज फ्रुक्टोज. ये ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करता भी है और नहीं भी करता है, इट्स डिपेंड. यूरिक एसिड के लेवल पे करता है, अगर इंसुलिन के लेवल पे उतने लेवल पे वो नहीं करता है. तो फ्रूट अगेन आपके बॉडी पे हार्म करे, मतलब फैट लॉस प्रोसेस को हार्म करेंगे, डिपेंड्स अगेन आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो. अगर आप डाइट के साथ अगर वो इंक्लूड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आई पर्सनली ऐड इनटू द डाइट, तो उसी बेसिस पे ऑफ कोर्स इस पे कोई हार्म तो हुआ नहीं आज तक, ना किसी को रिजल्ट में ड्रॉबैक हुआ है. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड फिट न्यूट्रिशनिस्ट डू दैट, क्योंकि वी डू बिलीव कि आपका क्रेविंग सेटिस्फाइड होते हुए आपका फैट लॉस प्रोसेस होना चाहिए, ना कि कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपका फैट लॉस प्रोसेस हो. तो वी डू ऐड लॉट ऑफ, आई पर्सनली ऐड, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. बट इफ यू फॉलोइंग सम काइंड ऑफ रिजिम, तो वी नीड टू अगेन चेक कि वो किस लेवल पे वहां पे फिट होता है. Got it. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. One last question. Ajay has asked that I want to know if production of sperm is depending on the testosterone level. If you can answer, this is related to the topic that covered earlier. अगर श्योर, स्पर्म क्वालिटी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि आपका वो रिप्रोडक्शन सिस्टम ही एंड ऑफ द टाइम वो प्रेजेंट करेगा. स्पर्म डिपेंड नहीं करेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन बैड है तो आपको स्पर्म काउंट नहीं आएगा. उसका हेल्दी लेवल या फिर उसका क्वालिटी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे. तो ये अभी भी जो डायरेक्टली क्वेश्चंस है, पीपल कंसीडर दैट कि ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली डोंट रिलेट विद द स्पर्म. ऑफ कोर्स इट समटाइम्स इज नॉट, बट उसका क्वालिटी, उसका एनहांसमेंट करता है. वही केसेस है जो जितने भी लोग आईवीएफ में फॉल होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस और रिसर्च में ये प्रूवन हो चुका है कि 90% रिस्पॉन्सिबल आर मेल, नॉट फीमेल. क्योंकि फीमेल का पार्ट जस्ट कंज्यूम करना है, तो उनके बॉडी में कुछ अलग तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट द प्रोडक्शन का पूरा इंपॉर्टेंट जाता है मेल को. कंजीव आपका अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर स्ट्रांग है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हेल्दी है, तभी वो ये पॉसिबल हो पाएगा. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हेल्दी नहीं है तो काउंट पे उतना रिलाई नहीं होता, बट क्वालिटी पे ऑफकोर्स उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है. जैसे लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन लेवल, तो लो क्वालिटी स्पर्म.
Okay, I think we are closing in with the entire session. We were able to answer a lot of questions, but for any further queries, or if we didn't get to address your question, please feel free to connect with us, guys. We've dropped our contact number in the drop box, the chat box, and we will be addressing all the questions on our Instagram stories. Okay, so we are looking forward to continuing conversation with all of you. You guys have been a lovely audience. Thank you very much for attending this session. And of course, I would want to extend my heartfelt gratitude to the panel, the nutrition researchers on board. Thank you, Arya sir. Thank you, Thank you, Sunanshi. everyone. Thank you, Shreyas. Thank you for being, thank you for being the experts here, and thank you for answering all the questions and enlightening us with all the information that you guys had prepared. And you guys, all people joined here, thank you very much for making this a huge success. You guys have been lovely. We will be signing off. Yeah. See you guys in the next webinar. Some very interesting topics, upcoming topics. Of course, you guys should stay tuned. We will be passing all the information through the team. And the ones who've joined from outside, who are not a part of WildFit family, I'm sure you would be loving to join it super soon. So we'll be connecting with you. Thank you for being lovely audience. Thank you guys. Bye.